एवरीवन, वेलकम टू तशला लॉ एकेडमी। और ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये आप सभी के लिए, जो भी पर्सन एडवोकेसी से बिलोंग कर रहा है या जो भी पर्सन लॉ फेटर्निटी से बिलोंग कर रहा है, जो लॉ पढ़ रहा है या आगे चल के पढ़ने वाला है या जो ऑलरेडी एडवोकेट फील्ड से बिलोंग करता है, उन सभी के लिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं वीडियो होने वाला है। इम्पॉर्टेंट किस लिए है उसको देख लेते हैं। तो बेसिकली एक गाइडलाइंस आई है। केस देखते हैं सबसे पहले। तो केस वॉज इंदिरा जयसिंह वर्सेस सुप्रीम कोर्ट थ्रू सेक्रेटरी जनरल and others. (2024) का ये केस है। बेसिकली ये जो केस फाइल हुआ था ये आपका फाइल हुआ था 12 अक्टूबर 2017 में। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? तो सबसे पहले गाइडलाइंस है, ये सभी को पता है, सीनियर एडवोकेट्स की बात हो रही है इसमें, ये भी पता है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि भाई ये जो इशू आया है, क्या ये सीनियर एडवोकेट्स को ही लेके ये केस आया था? तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम मिस इंदिरा जयसिंह की बात करें तो ये बेसिकली कह सकते बहुत अच्छी ये एक ह्यूमन राइट्स लॉयर है। उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट ये एक्टिविस्ट भी हैं जो बहुत सारे केसेस PIL के थ्रू ये लेके आती है। तो यहाँ पे इंदिरा जयसिंह का जो एक क्वेश्चन था, जो इशू था बेसिकली इस पर्टिकुलर केस में, दैट वाज रिगार्डिंग PIL। और दूसरी चीज ये था कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की इन्होंने डिमांड की थी कि भाई किस तरह से प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए और सर्टेन प्रोविजंस व्हिच वर इन अ क्वेश्चन मार्क रिगार्डिंग PIL। तो इस चीज को लेके सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन चल रहा था, आर्गुमेंट्स चल रही थी, सारी चीजें हो रही थी। उसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा जाए कि एक वेल लिफ्ट किया और उसमें बात किया कि किस तरह से सिक्रीसी कैसे रहती है सीनियर एडवोकेट्स को अपॉइंट करने के लिए। तो अगर जिसने भी एडवोकेट्स एक्ट पढ़ा है, देखिए बहुत सारे जो भी स्टूडेंट्स इस टाइम पे देख रहे हैं या जो भी लॉ फेटर्निटी के लोग देख रहे हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा, एक कमेंट जरूर करिएगा कि आपने एडवोकेट्स एक्ट पढ़ा है पूरा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, जब हम एडवोकेट्स एक्ट पे आते हैं तो यहाँ पे चैप्टर 3 सेक्शन 16 आपका बात करता है रिगार्डिंग एडमिशन एंड एनरोलमेंट ऑफ एडवोकेट्स। तो यहाँ पे आपके लॉ में ही लिखा है सेक्शन 16 में सीनियर एंड अदर एडवोकेट्स। तो यहाँ क्लियरली लिखा है कि यहाँ पे 2 क्लासेस होंगी एडवोकेट्स की। ये क्लासेस जो रहेंगी वो एक तो आपकी क्लास रहेगी सीनियर एडवोकेट्स की और दूसरी रहेगी अदर एडवोकेट्स की। और जो सीनियर जो आपके एडवोकेट हैं वो सीनियर एडवोकेट कैसे बनते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस एडवोकेट एक्ट इन्होंने कहा है कि भाई सीनियर एडवोकेट कोई पर्सन कैसे बन जाता है, कोई एडवोकेट कैसे बन जाता है। तो भाई सीधी सी बात है, डेजिग्नेट कैसे करेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का ओपिनियन है कि भाई ये जो पर्टिकुलर पर्सन है उसकी एबिलिटी है, उसके पास क्या है, नॉलेज है, उसके पास एक्सपीरियंस है कि वो एक सीनियर एडवोकेट बन सकता है, तो बिल्कुल आपको सीनियर एडवोकेट बना दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक इनका क्राइटेरिया था सीनियर एडवोकेट बनाने का। लेकिन इस पर्टिकुलर केस की अगर बात करें इंदिरा जयसिंह वर्सेस सुप्रीम कोर्ट का, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बेहतरीन काम किया है, जिसमें गाइडलाइंस दे दी है फॉर द डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2023। तो यानी कि अब जो सुप्रीम कोर्ट अब जो आपके सीनियर एडवोकेट्स का बनेंगे फ्रॉम एडवोकेसी, वो किस तरह से बनेंगे? दैट विल बी फ्रॉम दीज गाइडलाइंस। तो सबसे पहली बात, ये जो गाइडलाइन है, इस गाइडलाइन का नाम क्या रखा है? दैट इज गाइडलाइंस फॉर डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट्स बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2023। आप सबको पता होना चाहिए क्योंकि ये चीजें आपसे इंटरव्यू में भी पूछी जा सकती हैं। UPSC का भी रिजल्ट आ चुका है, जो आपका मेंस होता है, अब इंटरव्यू होगा डायरेक्ट, तो वहां पे भी ये चीजें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कहा गया है कि जितने भी मैटर्स हैं जो रिलेट करते हैं रिगार्डिंग द डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट्स इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शेल बी डेल्ट बाय अ परमानेंट कमेटी। अब किस तरह से होगा? परमानेंट कमेटी बनाई गई है, उसके थ्रू होगा। कमेटी का नाम क्या है? प्रीकिल इंपॉर्टेंट है, कमिटी फॉर डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट्स। अब इस कमेटी में रहेंगे कौन कौन? तो दैट इज द चीफ जस्टिस ऑफ
इंडिया, जिनको हम चेयरपर्सन कहेंगे, 2 senior most judges of Supreme Court of India, that will be the members, Attorney General of India, वो भी एक मेंबर रहेंगे, उसके साथ साथ एडवोकेट्स विल ऑल्सो बी देयर। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे CJI, 2 senior most judges of Supreme Court और Attorney General of India ये मिलके नॉमिनेट करेंगे किसी पर्सन को हु विल बी फ्रॉम द बार, यानी कि किसी एडवोकेट को करेंगे, वो बार से डायरेक्टली आएंगे, वो भी एक मेंबर बनेंगे। अब मीटिंग कब होगी, यहाँ पे सीधे कहा गया है कि एवरी कैलेंडर ईयर यानी कि हर साल एटलीस्ट 2 बार कमिटी की मीटिंग होगी। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो परमानेंट इनके सेक्रेटरी रहेंगे, जो कंपोजिशन होगा दैट विल बी डिसाइडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द मेंबर ऑफ द कमिटी, जो ऑलरेडी आपको बता दिया है। इसके साथ साथ अगर यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, उसके साथ साथ कोई और जजेस है सुप्रीम कोर्ट के, यहाँ पे उनको एक पावर दी गई है क्लॉज 6 में कि अगर इन दोनों में से किसी को लगता है कि भाई ये जो पर्सन है ही इज हैविंग अ गुड एडवोकेसी एक्सपीरियंस, इनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा इनका काम है, तो ये इनका नाम भी रिकमेंड कर सकते हैं। तो ये एक पावर दी गई है CJI को या एनी जज फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट कि ये राइटिंग में नाम रिकमेंड कर सकते हैं किसी भी एडवोकेट का फॉर द सीनियर एडवोकेट। तो ये एक पावर दी गई है। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि जो सेक्रेटरी ऑफ द कमिटी है वो इनिशिएट कर सकते हैं प्रोसेस को फॉर डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट एटलीस्ट वंस एवरी ईयर, यानी कि जो सीनियर एडवोकेट्स अपॉइंट होंगे, जो सिलेक्ट किए जाएंगे, वो साल में एक ही बार किए, एटलीस्ट वंस, यानी कि 2-3 बार भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार करना तो मैंडेटरी है। कैसे करेंगे कि एप्लीकेशंस मंगाई जाएंगी सबसे, और एप्लीकेशंस कौन फिल करेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितने भी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है या जो एडवोकेट्स हैं who are eligible for the designation as senior advocate, वो एप्लीकेशन फुलफिल कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। बेसिकली अभी राइट नाउ अगर बात किया जाए तो 250-300 लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें से 200 शायद शॉर्टलिस्ट हुए भी हैं और अब उनका इंटरव्यू वगैरह कुछ होगा। तो यहाँ पे जो नोटिस होगा फॉर द अप्लाइंग फॉर इनवाइटिंग द एप्लीकेशन फ्रॉम AOR एंड एडवोकेट्स, ये सब पब्लिश कहाँ होगा, दैट विल बी पब्लिश्ड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे पब्लिश होगा। और उसके साथ साथ जो एडिशन के साथ साथ इंटीमेशन होगा दैट विल बी ऑल्सो गिवन टू द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एंड सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, उनको भी इंटीमेट किया जाएगा। नेक्स्ट जो स्टेप आता है, एटलीस्ट 21 days टाइम शेल बी गिवन टू द एप्लीकेंट टू सबमिट देयर एप्लीकेशन, यानी कि एक बार नोटिफाई किया कि भाई सीनियर एडवोकेट्स की हम एप्लीकेशन मंगा रहे हैं, तो यहाँ पे 21 days रहेंगे आपके पास कि अगर आपको अप्लाई करना है, एप्लीकेंट को एप्लीकेशन देनी है, तो 21 days में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो अप्लाई कर सकते हैं दे आर द AORs एंड द एडवोकेट्स सीकिंग फॉर द डेजिग्नेशन एज सीनियर एडवोकेट, और उनको फॉर्म सबमिट करना होगा। फॉर्म इसी में नीचे दिया हुआ है इन्होंने। अब यहाँ पे कंडीशन आती है, कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप आगे चल के सोच रहे हैं कि हम भी सीनियर एडवोकेट बनेंगे तो उसमें अभी से आपको लगना पड़ेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट दिया है कि 10 years की स्टैंडिंग एज एन एडवोकेट होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट अगर बात किया जाए 10 years और लिखा है, या तो ये हो या कंबाइंड स्टैंडिंग हो सकती है एज एन एडवोकेट, एज अ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, आपने कहीं पे भी किया हो, और एज अ जुडिशियल मेंबर ऑफ एनी ट्राइब्यूनल इन इंडिया। तो हर एक ऑप्शन को इन्होंने रखा है whose qualification for eligibility of such appointment is not less than the prescribed appointment as a district judge। तो ये आपका दूसरा क्वालिफिकेशन, मतलब या तो ये हो आपका या ये हो, ठीक है। नेक्स्ट उस पे आते हैं, नेक्स्ट आता है प्रैक्टिस मेनली इन सुप्रीम कोर्ट, ये आपका मैंडेटरी है। यहाँ पे कहा गया है कि जो एप्लीकेंट्स हैं, एडवोकेट्स हैं, हैव डोमेन एक्सपर्टीज ऑफ प्रैक्टिसिंग before specialized tribunal may be given concession with regard to the extent of appearance in the Supreme Court। यानी कि अगर
जो एप्लीकेंट है वो सुप्रीम कोर्ट में एज एन एडवोकेट उनकी प्रैक्टिस चल रही है, उसके साथ साथ किसी ट्राइब्यूनल के साथ में भी वो स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, तो ट्राइब्यूनल के साथ अगर आप स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं तो आपको थोड़ा कंसेशन मिल सकता है। नेक्स्ट आता है अटेन द एज ऑफ 45 ईयर्स। आपकी एज 45 ईयर्स होनी चाहिए अनलेस द एज लिमिट इज रिलैक्स्ड by the committee. The name has been recommended by the Chief Justice of India or Judge of the Supreme Court. यानी कि आपकी एटलीस्ट 45 एज होनी चाहिए। एज लिमिट अगर रिलैक्स हो गई है तो उससे ज्यादा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, या आपकी एज ज्यादा है और उसको आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रिकमेंड किया है तो आपको एंटरटेन कर लिया जाएगा, या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड किया है तो किया जाएगा। नेक्स्ट आता है कि भाई एप्लीकेशन फॉर्म्स एप्लीकेंट्स ने फिल कर दिए हैं, रेसिप्ट हो गया है फ्रॉम एडवोकेट्स ऑफ रिकॉर्ड्स एंड एडवोकेट्स, और एनी रिकमेंडेशन जो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो अब क्या करेंगे, सेक्रेटरीट विल कंपाइल द रेलेवेंट डाटा एंड इंफॉर्मेशन। अब वो सारी चीजें कंपाइल करेंगे किस रिस्पेक्ट में, रेपुटेशन, कंडक्ट, इंटीग्रिटी ऑफ द एडवोकेट जिनकी भी एप्लीकेशन आए हैं, इंक्लूडिंग द इंफॉर्मेशन एंड डाटा फर्निश्ड बाय द कंसर्न्ड एडवोकेट्स इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट आपका नीचे दिया हुआ है। अब इसके बाद सेक्रेटरी क्या करेंगे, ये सारी चीजें कमेटी को दे देंगे। सेक्रेटरी इसके बाद एक प्रपोजल पब्लिश करेंगे फॉर द डेजिग्नेशन। ऑफिशियल वेबसाइट में आपकी सारी चीजें पब्लिश कर दी जाएंगी फॉर इनवाइटिंग एनी काइंड ऑफ सजेशन या व्यू ऑफ द स्टेक होल्डर फॉर द प्रपोजल ऑफ डेजिग्नेशन। नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन चला गया, आपका वेबसाइट पे सारी चीजें नोटिफाई हो गई। फिर 15 डेज के अंदर at least 15 days time will be given to the stakeholder to give their suggestions and views. नेक्स्ट क्या होता है कि आपका जो भी डाटाबेस है, एडिशनल इंफॉर्मेशन अब जो आई है वो सारा कुछ कंपाइल होगा और सेक्रेटरीट क्या करेंगे, कमेटी के सामने सारा डाटा रख के स्क्रूटनाइज करेंगे। स्क्रूटनाइज होने के बाद क्या होगा, कमेटी सारी चीजें एग्जामिन करेंगी, एप्लीकेशन देखेंगी, डाटा देखेंगी विच इज हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द सेक्रेटरीट। उसके बाद असेसमेंट लगाना शुरू किए जाएंगे। असेसमेंट बोले तो पॉइंट्स दिए जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट्स किसमें दिए जा रहे हैं कि नंबर ऑफ इयर्स प्रैक्टिस ऑफ द एप्लीकेंट एडवोकेट फ्रॉम द डेट ऑफ एनरोलमेंट, यानी कि 10 तो आपसे मांगे ही गए हैं 10 साल का, तो यहाँ पे हर साल का एक पॉइंट आपको दिया जाएगा, और अगर आपने 20 का प्रैक्टिस किया है तो आपको 20 पॉइंट्स दिए जाएंगे एडिशनल ईयर ऑफ प्रैक्टिस के 20 में से। यानी कि अगर आपने 10 साल तो आपको करना ही है तो हर एक साल का आपको एक पॉइंट मिलेगा। अगर आपने 12 साल किया है, 13 साल किया है तो उसमें आपके रिस्पेक्टिवली 12 पॉइंट्स या 13 पॉइंट्स हो जाएंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे कहा गया है कि जजमेंट्स रिपोर्टेड एंड अनरिपोर्टेड एक्सक्लूडिंग ऑर्डर दैट डू नॉट ले डाउन एनी प्रिंसिपल ऑफ लॉ, तो ये होगा जजमेंट आपके रिपोर्टेड अनरिपोर्टेड जो भी होंगे वो दिया जाएगा। देन प्रो बोनो वर्क, प्रो बोनो वर्क क्या होता है, दैट इज फॉर द पब्लिक गुड। जो काम आप कर रहे हो, सपोज करो आपने विदाउट फीस आपने कोई काम किया है, तो दैट मीन्स इट इज अ प्रो बोनो वर्क विच इज डन बाय द एडवोकेट। उसके साथ साथ डोमेन एक्सपर्ट हो गया आप, जैसे कि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में कोई केस किया है, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया, आर्बिट्रेशन लॉ है, कॉर्पोरेट लॉ है, फैमिली लॉ, ह्यूमन राइट्स, तो जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं इनके बारे में भी बोला जा रहा है। तो यहाँ पे आपको ये भी बताना है कि प्रो बोनो वर्क आपका कौन कौन सा रहा है, क्योंकि उसके कहते हैं ना कि ब्राउनी पॉइंट्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट आता है, ये यहाँ पे आपको 50 में से पॉइंट्स दिए जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट इज योर देयर, ये पूरा येलो हो गया, ओके कोई नहीं। नेक्स्ट इज योर पब्लिकेशन ऑफ एकेडमिक आर्टिकल्स, यानी कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे जजेस के, बहुत सारे एडवोकेट्स के एकेडमिक आर्टिकल्स आते हैं, बुक्स आती हैं। उसके साथ साथ ये जो वकील होते हैं वो कॉलेजेस में जाते हैं, अपने फील्ड में लेक्चर्स देने जाते हैं, गेस्ट लेक्चर प्रोवाइड करते हैं लॉ स्कूल्स में। तो ऐसा नहीं है कि आप दूसरे सब्जेक्ट्स का अगर आप दे रहे हो तो वो काउंट होगा, वो नहीं काउंट होगा। आप स्पेसिफिकली लॉ के ही अगर आप लेक्चर्स देने जा रहे हो तो दैट विल बी काउंटेड, एंड उसके आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे, 5 में से दिए जाएंगे। नेक्स्ट है फोर्थ, दैट इज द टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी एंड सुटेबिलिटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरव्यू
दैट विल बी गिवन आउट ऑफ 25। अब इसके बाद क्या होता है कि जो कमेटी होगी वो शॉर्टलिस्ट करेगी कैंडिडेट्स का नाम, भाई आउट ऑफ 4 पॉइंट्स आपके जितने भी नंबर आ रहे हैं, फिर मेरिट बनेगी, उसमें से आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ऑल द नेम्स जिनको भी शॉर्टलिस्ट किया गया है वो इंटरव्यू के लिए भी बुलाए जाएंगे बिफोर द कमेटी। इनका क्या करेगी, फुल कोर्ट के सामने इनका इंटरव्यू होगा। उसके साथ साथ यहाँ पे कोई भी वोटिंग नहीं होगी बाय सीक्रेट बैलेट। एंड एक्सेप्शनल सिचुएशन में मे बी पॉसिबल, और अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है तो उसके रीजन रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से अब सीनियर एडवोकेट्स को चुना जाएगा, कोई बायसनेस नहीं रहेगी। अब यहाँ पे आ जाते हैं आपके फॉर्म को लेके। तो ये रहा आपका फॉर्म जिसमें सिर्फ एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एंड एडवोकेट्स ही फिल कर सकते हैं। नेम हो गया, एज हो गया, कॉन्टैक्ट, एजुकेशनल, देखिए ये पूरी सारी चीजें दी हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने सारी चीजें, अब ये देखिए एकेडमिक एंड आर्टिकल बुक्स कौन कौन से हैं, टीचिंग असाइनमेंट अगर आपने किया है, गेस्ट लेक्चर अगर आपने दिया है, तो ये सारी चीजों में इन्होंने पूछा है, मांगा है। तो यहाँ पे कोई भी अब इंसान फेक नहीं कर सकता है और सारी चीजें आपको बताना होगा। नेचर ऑफ प्रैक्टिस, सिविल, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल, टैक्सेशन, लेबर, कंपनी सर्विस। तो अब क्या हो रहा है ना, जुडिशरी अगर बात करें, लॉ की अगर बात करें, लॉ फेटर्निटी की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, अच्छा यहाँ पे देखिए एक एडिशनल डिक्लेरेशन भी है कि भाई हम जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो सब सही दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी आपकी दी गई हैं। तो अब क्या है कि हर एक चीज आपकी बहुत कहा जाए कि ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हर चीज को बहुत अच्छे प्रोसेस के थ्रू किया जा रहा है। तो इट इज गुड कि भाई हमारी जुडिशरी, या अगर हम बात करें हम लोगों के फील्ड की एडवोकेसी भी अब बहुत रिफाइंड होने वाली है। ये आपके इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि इसके अलावा आपको कौन कौन से A4 साइज में भी देनी है चीजें, ये सब चीजें आपको प्रोवाइड करनी है। तो ये चीजें या इस टाइप की चीजें आपको पता होनी चाहिए। एडवोकेट्स एक्ट जरूर पढ़िए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके रिगार्डिंग जो भी शॉर्ट वीडियोज है वो भी लेके आएंगे। लेकिन इस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट इज वेरी मच डायनेमिक। आज भी लाइटर व्हीकल के रिगार्डिंग लाइसेंस का एक जजमेंट, एक सुनवाई चल रही है इस टाइम पे, तो वो भी देखा जाएगा एंड ऑफ द डे। तो बने रहिए तक्षशिला लॉ एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच।